हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें। बायोलॉजी में हमारा आज का टॉपिक है आनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए। वहां पर इसके लिए इंफॉर्मेशन को जो है अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, तो किस तरह से प्राप्त करना है वहां पे आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बात करें तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जीनी अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग को पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो सर्वप्रथम क्या किया जाता है, डीएनए अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित करके वांछित जीनों वाले टुकड़ों को अलग करते हैं। फिर इन वांछित टुकड़ों को वाहक डीएनए अणुओं से जोड़कर ऐसे पुनर्संयोजित डीएनए अणु बनाते हैं जिनका कि क्लोनिंग के द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सके। इस विधि से प्राप्त पूंजीकृत जीनों का विविध प्रकार से उपयोग किया जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रायः जीन लाइब्रेरी, जीन चिकित्सा और आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीवों को उत्पन्न करने के लिए लाभदायक है। याद रखिएगा, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों को पारजीनी भी कहा जाता है। देखिए, फिगर के माध्यम से समझेंगे कि इंसुलिन उत्पादन के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का जो प्रयोग किया जाता है कैसे किया जाता है। जैसे ये है आपका डीएनए का एक छोटा खंड, प्लाज्मिड है, ये जीवाणु है। अब क्या किया जाता है कि प्लाज्मिड का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा कटिंग की जाती है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं। इसके बाद मानव में इंसुलिन उत्पन्न करने वाले जीन का प्लाज्मिड में निवेशन कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, निवेशन के बाद क्या होता है, अभियांत्रिकीकृत प्लाज्मिड का पोषी जीवाणु में निवेशन और इसके बाद जीवाणु में विभाजन तथा इंसुलिन उत्पादन प्रारंभ। तो आप फिगर को देखिए, एक बार एनालिसिस कीजिए, इसके बाद आगे बढ़िए। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, प्लाज्मिड का एक जीवाणु की सभी समान गतिविधियों का नियंत्रण इसके गुणसूत्र और जीन के छोटे छोटे छल्ले जो स्मॉल रिंग कहते हैं इन पर यह निर्भर करता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक अलग जीव के डीएनए को प्लाज्मिड से जोड़ा जाता है। इस डीएनए युक्त प्लाज्मिड को पोषी जीवाणु में प्रविष्ट कराकर एक जीवाणुज क्लोन यानी बैक्टीरियल क्लोन बनाया जाता है, जिससे एक नया पदार्थ प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा, PBr 322 एक कृत्रिम प्लाज्मिड है जिसे बोलीवर तथा रोड्रीगेज ने तैयार किया था। बोलीवर तथा रोड्रीगेज। इसे जीन अभियांत्रिकी में वेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से टुकड़ों में खंडित तथा डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से इन टुकड़ों को परस्पर जोड़ा जा सकता है। इसके द्वारा किसी कोशिका में जीन्स की हेराफेरी यानी जोड़ा या घटाया या उसकी मरम्मत भी की जा सकती है, जिसके फलस्वरूप जीवधारी के बाह्य लक्षणों को इच्छानुसार उत्पन्न भी किया जा सकता है। याद रखिएगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को सर्वप्रथम नाथन्स एवं स्मिथ ने हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणुओं से प्राप्त किया था। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणुओं से, जिसके लिए इन्हें 1978 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। देखिए, किसी जीव से वांछित जीनों का विलगन, क्लोनन तथा अगर बात करें तो किसी अन्य, याद रखिए, किसी अन्य जीव में उनका स्थापन पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी कहलाता है। इस प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही जो अनुक्रम है आप याद रखिएगा, जैसे आनुवांशिक पदार्थों की पहचान एवं पृथक्करण, दूसरा डीएनए का विखंडन होता है, फिर इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण किया जाता है, फिर रुचि वाले जीन का परिवर्धन होता है, इसके बाद डीएनए खंड को वाहक में जोड़ा जाता है, फिर पुनर्योगज डीएनए का पोषी कोशिका या जीव में स्थानांतरण होता है, फिर बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति होती है, फिर प्रवाहिका प्रक्रिया जो है किया जाता है।
पुनर्योगो डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रायः किसी जीवाणु या सूक्ष्म जीव के जीन को उच्चतर जीवों में स्थानांतरित किया जाता है। डीएनए प्रत्येक मानव कोशिकाओं के केंद्रक में विद्यमान होता है। डीएनए का मुख्य कार्य आनुवांशिक सूचनाओं का संग्रहण एवं उनका प्रेषण है। डीएनए की दो रज्जुकों से युक्त संरचना उसे इस कार्य के लिए सक्षम बनाती है। डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक और एमएचएफ विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण के द्वारा 1953 में जीन अणु का कुंडलीदार विन्यास प्रस्तुत किया। इसके अनुसार एक सीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता, बल्कि सर्पिलाकार सीढ़ी सदृश यानी द्विकुंडलीन संरचना के रूप में होता है। एक डीएनए कुंडली में एक पूरा घुमाव 3.4 नैनोमीटर लंबा होता है। इस पूरे घुमाव में 10 क्षारक युग्म होते हैं तथा प्रत्येक क्षारक युग्म परस्पर 0.34 नैनोमीटर की दूरी पर होते हैं। द्विकुंडलित डीएनए अणु का व्यास 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डॉक्टर वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंसन को संयुक्त रूप से 1962 का चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जेम्स डेवी वाटसन अमेरिकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं जो जीन संरचना के खोजों के लिए प्रसिद्ध हुए। देखिए, आर्थर कॉर्नबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतःपात्र में बनाया था। याद रखिएगा, मानव शरीर की असंख्य कोशिकाएं स्पर्म और ओवम के मिलने से जायगोट के अनगिनत विभाजन से बनती है। इस आदि कोशिका में माता और पिता के द्वारा प्रदत्त गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। इन गुणसूत्रों को विशेष आनुवांशिक गुणों को प्रदान करने वाला कारक जो है डीएनए है। मनुष्य के डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं जिनका अनुक्रम भिन्न भिन्न होता है, लेकिन एक मनुष्य की सभी कोशिकाओं में इनका अनुक्रम समान होता है, बराबर होता है, जो उस मनुष्य एवं उसके वंश के संबंधियों के समान ही होता है। इस कारण एक व्यक्ति विशेष को अन्य व्यक्तियों से अलग किया जा सकता है। नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम के आधार पर किसी व्यक्ति के पहचान की विधि को डीएनए के फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इस तकनीक का विकास 1985 में सर एलेक जेफ्रेज ने किया था। इस तकनीक का प्रयोग न्यायालयीय विश्लेषण, पैतृक आनुवांशिकता निर्धारण और संकटापन्न प्राणियों के रक्षण आदि में किया जाता है। इस पद्धति में किसी व्यक्ति के जैविक अंशों जैसे रक्त, बाल, वीर्य, लार आदि के द्वारा उसके डीएनए की पहचान की जाती है। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर लालजी सी का नाम इस तकनीक से जुड़ा हुआ है। उल्लेखनीय है कि 1983 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग के द्वारा इंग्लैंड में एक लड़की की हत्या का मामला जो है हल किया गया था। डीएनए अनुक्रम के द्वारा आनुवांशिक रोगों जैसे अल्जाइमर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मेयोटोनिक डिस्ट्रोफी तथा जीनों की अक्षमता एवं उनमें उत्पन्न दोषों के चलने वाले या चलते होने वाली कई बीमारियों का कारण ज्ञात करके उनका उपचार संभव हो सकता है। जीवमितीय पहचान, बायोमेट्रिक जो आइडेंटिफिकेशन है, इसके बारे में अगर बात करें तो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन किसी व्यक्ति के गुण या विशेषताओं के आधार पर कंप्यूटर के सहायता से उसकी पहचान निर्धारित करने का एक तरीका है, जिसका प्रयोग पहचान, प्रवेश, सुरक्षा और अन्य संवेदनशील मामलों में होता है। बायोमेट्रिक्स इंस्टीट्यूट के अनुसार बायोमेट्रिक पहचान के निम्न प्रकार हैं, जैसे डीएनए मिलान यानी मैचिंग, कान के आकार के आधार पर, आइरिस के आधार पर, रेटिना के आधार पर, चेहरे की पहचान, अंगुली छाप आधारित, अंगुली के 3D ज्यामितीय विन्यास के आधार पर, व्यक्ति के चाल के आधार पर, ये सभी जो है मतलब कि पहचान के कारण हो सकते हैं। गंध के आधार पर, हाथ की ज्यामितीय विशेषताओं के आधार पर, टाइपिंग के अनोखेपन पर आधारित, वाक अभिज्ञान यानी वॉइस रिकॉग्नाइजेशन पर आधारित, हथेली के नसों के विन्यास के आधार पर। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण जीवों या जीवों के द्वारा उत्पन्न पदार्थों का जैव प्रक्रियाओं के, याद रखिए जैव प्रक्रियाओं के अगर बात करें तो औद्योगिक स्तर पर उपयोग को जैव यानी बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। आनुवांशिक इंजीनियरिंग से वर्तमान समय में जैव प्रौद्योगिकी का अप्रत्याशित विस्तार हुआ है। याद रखिएगा, किसी भी जीवधारी से उसके जैसा हुबहू या उसके जैसा जीवधारी प्राप्त किया जाए तो इसे क्लोन कहते हैं। आपके जैसा, अगर आप ही के जैसा कोई व्यक्ति अगर सामने दिखाई दे तो यानी वो क्लोन है।
ये अलैंगिक विधि के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, प्रायः अपने मातृ जीव के समरूप होते हैं। क्लोन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है क्लोनिंग कहलाती है। देखिए, इसके बारे में अगर बात करें तो बहुत सारे क्लोनों का उदाहरण यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे डॉली नामक भेड़ के क्लोन का जन्म स्कॉटलैंड स्थित रोज हिल इंस्टीट्यूट में 5 जुलाई 1996 को इयान बेलमुड, कीथ कैंपबेल और उनके सहयोगियों के प्रयास से संभव हुआ था। डॉली नामक भेड़ का क्लोन 1996 में कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया था। वयस्काई कोशिकाओं से जन्मा यह विश्व में किसी क्लोन स्तनधारी जीव का प्रथम क्लोन था। डॉली को देखिए, डॉली जो था ये भेड़ का क्लोन था। डॉली को पारंपरिक क्लोनिंग तकनीक के द्वारा विकसित किया गया था, न कि पात्रे यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा। तो क्लोनिंग तकनीक के द्वारा, क्लोनिंग जो तकनीक था इसके द्वारा इसको विकसित किया गया था, न कि पात्र निषेचन के द्वारा। इसके लिए डॉली की मां की स्तन ग्रंथियों से प्राप्त एक कोशिका के केंद्रक को दूसरी मादा भेड़ के अंड में प्रविष्ट कराया गया, जिसका केंद्रक हटा दिया गया था। ठीक है, इस कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप अनेक कोशिकाएं बनी, जिसे एम्ब्रॉय यानी जो कह सकते हैं भ्रूण है, भ्रूण का निर्माण किया गया। इस भ्रूण को दूसरी सरोगेट भेड़ थी, इसके गर्भाशय में स्थापित किया गया। तो दूसरी सरोगेट भेड़ के गर्भाशय में इसको स्थानांतरित किया गया, स्थापित किया गया, जिसे डॉली नामक मेमने का जन्म हुआ, जो आनुवांशिक रूप से पूर्णतः अपनी मां यानी जिसकी स्तन कोशिका से केंद्रक लिया गया था उसके समान थी। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के वैज्ञानिकों ने यानी एनडीआरआई है, इसके वैज्ञानिकों ने, करनाल के वैज्ञानिकों ने 2009 में विश्व में भैंस के पहले क्लोन बछड़ा था जिसका नाम था समरूपा, इसको विकसित किया गया था, समरूपा। तो यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए, ध्यान में रखिएगा। एनडीआरआई के ही वैज्ञानिकों ने 2009 में भैंस के दूसरे क्लोन गरिमा और 2010 में गरिमा सेकंड का जन्म कराने में इन्होंने सफलता प्राप्त की। 2013 में गरिमा सेकंड ने महिमा नामक एक स्वस्थ मादा बच्चे को जन्म दिया था। उल्लेखनीय है कि दुबई स्थित ऊंट प्रजनन केंद्र में दुनिया की पहली मादा क्लोन ऊंट 2009 में विकसित की गई थी। इस क्लोन ऊंट का नाम इंजॉज रखा गया था। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने विश्व में प्रथम प्राइमेट्स के क्लोन को सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। झोंग झोंग तथा हुआ हुआ नामक क्लोन बंदर को ठीक उसी प्रकार विकसित किया गया था जिस प्रकार प्रथम स्तनी क्लोन डॉली को विकसित किया गया था। मनुष्य का शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना हुआ है तथा कोशिकाओं के अपने कार्य होते हैं। स्टेम कोशिका विभाजित होने के बाद भी पुनः पूर्ण रूप धारण कर लेती है, जबकि अन्य कोशिकाएं विभाजन होने पर क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। स्टेम कोशिका से शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं को निर्मित किया जा सकता है, यानी इनसे शरीर के किसी अंग की कोशिका तैयार हो सकती है। याद रखिएगा, स्टेम कोशिका को वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए स्रोत के आधार पर भ्रूण, वयस्क तथा कॉर्ड ब्लड में जो है बांटा जाता है। अधिकांशतः स्टेम कोशिकाएं भ्रूण से प्राप्त होती हैं। इन्हें जन्म के समय ही सुरक्षित रखना होता है। इन मौलिक कोशिकाओं के अनुसंधान को लेकर काफी विवाद है। कारण यह है कि विकास के प्रारंभिक चरण में मानव भ्रूण से इन कोशिकाओं को प्राप्त करने के दौरान भ्रूण नष्ट हो जाता है। इसलिए नैतिकता के आधार पर इस तरह के अनुसंधानों का विरोध होता रहा है, किंतु वर्तमान में इसके वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर ली गई है जिसमें भ्रूण को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। गर्भनाल का रक्त, दांत, अस्थि मज्जा आदि स्टेम कोशिकाओं के अविवादास्पद स्रोत हैं। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न रोगों के निदान के लिए स्टेम कोशिका का प्रयोग किया जा सकता है। इसकी सहायता से कार्निया प्रत्यारोपण और हृदयाघात के कारण क्षतिग्रस्त मांसपेशियों के उपचार में सफलता मिल चुकी है। अस्थि मज्जा से प्राप्त ये कोशिकाएं आजीवन शरीर में रक्त का उत्पादन करती हैं और ल्यूकेमिया आदि रोगों में इनका प्रत्यारोपण कर पूरी रक्त प्रणाली को पुनर्संचित जो है किया जा सकता है। एमिनियोसेंटेसिस गर्भवती महिलाओं में किए जाने वाला एक प्रसव पूर्व परीक्षण है जिसके तहत विभिन्न प्रकार के जन्म दोषों जैसे डाउन सिंड्रोम तथा गुणसूत्र विषमता आदि की जांच की जाती है। इस परीक्षण के तहत विकसित हो रहे भ्रूण के चारों ओर विद्यमान जो उल्वीय द्रव है, एमिनोटिक जो फ्लूइड होता है,
एमनियोटिक फ्लूइड की कुछ मात्रा निकालकर उसका विश्लेषण किया जाता है। इससे भ्रूण का लिंग परीक्षण भी किया जा सकता है। आनुवांशिक अभियंत्रण के द्वारा रोग प्रतिरोध, वृद्धि वर्धन और जंतु क्लोनिंग पर सफलता मिल चुकी है, किंतु मानव क्लोनिंग का परीक्षण अभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि यह विवादास्पद तथा प्रतिबंधित है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के प्रयोज्य, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के जो प्रयोज्य है इसके बारे में अगर बात करें तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के प्रयोज्य एवं इसकी दैनिक जीवन में जो महत्ता है निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे पहला है जीनी विश्लेषण एवं संग्रह। देखिए, डीएनए अणुओं को छोटे टुकड़ों में तोड़कर इनका जो है क्लोनिंग करके किसी भी जीव के संपूर्ण जीनोम का विश्लेषण किया जा सकता है और इसे जीनी संग्रह के रूप में कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया जा सकता है। याद रखिएगा, जीनोम एक प्राणी में पाए जाने वाले सभी जीनों के समुच्चय के लिए प्रयुक्त एक समूहवाचक शब्द है, जीनोम। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रणों से है। मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि मानव जीनोम में लगभग 30,000 जीन होते हैं और इनमें से अधिकांश जीन्स का विश्लेषण कर लिया गया है। इससे मानव को याद रखिएगा, आनुवांशिक रोगों और अकाल मृत्यु से निजात दिलाने में सहायता मिलेगी। जीन्स का संश्लेषण, जीनोम के द्वारा संश्लेषित संपूर्ण एमआरएनए अणुओं को ट्रांसक्रिप्टॉन कहते हैं। किसी विशिष्ट कोशिका से एमआरएनए अणुओं को पृथक करके प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से इस पर डीएनए श्रृंखला का संश्लेषण करवाया जा सकता है। तीसरा है मानव रोगों के जीन्स का रूपांतरण व प्रतिस्थापन। उल्लेखनीय है कि मनुष्य के लगभग 3,000 रोग त्रुटिपूर्ण जीन्स के नियंत्रण में बने त्रुटिपूर्ण एंजाइमों के कारण होते हैं। जीन उपचार, जीन थेरेपी के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण जीन्स में अवांछित न्यूक्लियोटाइड्स के स्थान पर वांछित न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर अथवा जीनोम से अवांछित जीन्स को हटाकर तथा वांछित जीन्स को प्रविष्ट कराकर इन रोगों से निजात पाया जा सकता है। व्यक्ति के संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा मानसिक लक्षणों का नियंत्रण किया जा सकता है। याद रखिएगा, जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह बहुप्रभाविता कहलाता है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है लाल रक्त कोशिकाओं का हंसियाकार कोशिका अरक्ता रोग। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आरबीसी का आकार हंसियानुमा हो जाता है। यह रोग एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत जीन एडिटिंग के तहत भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। मानव प्रेरित बहुसक्त स्टेम कोशिकाओं को एक शुक्र के भ्रूण में अंतर्वेशित कर वांछित अंग निर्माण किया जा सकता है। मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण का प्रयोग संतान में होने वाले सूत्रकणिका संबंधी आनुवांशिक रोगों के प्रसार को रोकने में किया जाता है। चौथा है पादपों की उच्च प्रतिरोधकता। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों को ऊतक संवर्धन तकनीक से उगाया जाता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से उनमें जो है नैसर्गिक जीनों के अतिरिक्त मनोवांछित जीन प्रविष्ट कराए जाते हैं। इससे उनमें मिट्टी की लवणता, सूखे कीटों और विषाणुओं आदि के संक्रमण को सहने यानी इनके प्रति प्रतिरोधकता की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। कपास के कीटरोधी पौधे आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा एक जीन यानी बीटी जीन को निविष्ट कर निर्मित किया गया है। बीटी जीन मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु बैसिलस थ्रुएंजिएंसिस के द्वारा तैयार किया गया है। बैसिलस थ्रुएंजिएंसिस बीटी जीन पौधों में अभिव्यक्त होकर कीटों की प्रतिरोधकता को उत्पन्न करता है, जिससे उनमें कीटाणुओं के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से अगर बात करें तो याद रखिएगा, जैव पीड़कनाशकों का निर्माण होता है, जैसे बीटी कपास, बीटी मक्का इत्यादि।
बीटी बैंगन आनुवांशिक अभियांत्रिकी से विकसित बैंगन की नई किस्म है। इसमें बैंगन में बैसिलस थ्रिएंजिएंसिस नामक जीवाणु के विशेष जीन यानी क्राई1 AC को निवेशित किया जाता है, जिससे एक प्रकार का बीटी टॉक्सिन उत्पन्न होता है। यह बैंगन में लेपिडोप्टेरॉन कीटो जैसे ब्रिंजल फ्रूट बोरर, सूट बोरर आदि के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। इस प्रकार बीटी बैंगन फसल सुरक्षा के दृष्टि से अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन ऐसी आशंका भी है कि बीटी विष से मानव स्वास्थ्य और जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। जीन अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, इसने बीटी बैंगन की व्यावसायिक खेती के लिए अक्टूबर 2009 में अनुमति प्रदान की थी, लेकिन कुछ जनाक्रोश को लेकर जनाक्रोश से भड़कने के कारण सरकार ने 9 फरवरी 2010 को इसके खेती की स्थगन की जो है घोषणा कर दी। पांचवा जो है पादप जीन प्रारूप में परिवर्तन। देखिए, पुनर्संयोजित और पूंजीकृत डीएनए को पादप जीन प्रारूप में प्रविष्ट करके टमाटर, तंबाकू, प्याज, मक्का, गेहूं, जौ, चावल, मटर आदि विभिन्न पादपों की लाभदायक और उत्कृष्ट किस्मों का विकास किया जा सकता है। इसके बाद है फ्लेवर सेवर। यह अगर बात करें, जो फ्लेवर सेवर है एक आनुवांशिक रूप से रूपांतरित टमाटर है। यह व्यवसायिक उद्देश्य के लिए उत्पादित पहली ऐसी आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकीकृत फसल है जिसे मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया था। इस टमाटर में ऐसा जीन डाला गया जो पकने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, स्लो कर देता है। इसके बाद टमाटर पौधे पर ही लंबे समय तक रहकर पक सकते हैं, जिससे उनमें अधिक स्वाद होता है। साथ ही बाजार में स्थानांतरण की प्रक्रिया के दौरान वे मतलब कि हार्ड होते हैं, दृढ़ रहते हैं, और पौधे पर पके फलों को बाजार में भेजने से हरे फलों को तोड़कर उन्हें कृत्रिम रूप से पकाने की प्रक्रिया से बचा जा सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स के वैज्ञानिकों ने जीएम सरसों का विकास किया है, जिसमें एक मृदा जीवाणु से 2 जीन प्रविष्ट कराए गए हैं जो इसमें पर परागण एवं संकरण को सुकर बनाते हैं। ये जीन पादप को अनेक किस्मों के पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध का गुण नहीं देते हैं। इसके बाद है गोल्डन राइस यानी सुनहरी चावल। जैव प्रौद्योगिकी उपलब्धि है जिसके जन्मदाता प्रोफेसर इंगो पोट्रिक्स तथा डॉक्टर पीटर बेयर हैं। तो नाम याद रखिएगा, गोल्डन राइस के जन्मदाता प्रोफेसर इंगो पोट्रिक्स और डॉक्टर पीटर बेयर। इस चावल का रंग गोल्डन है, सुनहरा है। इसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला गया है जो हमारे शरीर में पहुंचने पर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, यहां पर जो है 4 कथन दिए गए। इन चारों कथनों को एक बार आप देख लीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, इनमें से जो सही नहीं, मतलब जो सही कथन नहीं है, 3 सत्य कथन है और एक जो है सत्य नहीं है। वह है आपका ऑप्शन ए, यानी विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए डीएनए के खंडों को जोड़कर प्रक्रियात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। यह कथन सही नहीं है। कथनों में पहला कथन सही नहीं है क्योंकि विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए डीएनए के खंडों को जोड़कर यानी पुनर्योजित डीएनए तकनीक के माध्यम से प्रक्रियात्मक गुणसूत्र नहीं बल्कि प्रक्रियात्मक डीएनए ही तैयार किए जा सकते हैं। अन्य तीनों प्रश्नगत कथन सही है। कथन दूसरा, डीएनए प्रिंटिंग और कृत्रिम जीन संश्लेषण। तीसरा, क्लोनिंग। और कथन 4, उत्तक संवर्धन से संबंधित सही तथ्य हैं। सेकंड प्रश्न, पुनर्संयोजित वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस वैक्सीनों के विकास में आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, जीवाणुओं और विषाणुओं का प्रयोग रोगवाहक के रूप में किया जाता है। यानी इसका जो सही जवाब है वो कौन सा है, सही ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। पुनर्संयोजित यानी रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के विकास में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आनुवांशिक सामग्री के द्वारा टीका निर्माण जो है शामिल है। थर्ड है, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी जीनों को स्थानांतरित होने देता है।
पौधों के विभिन्न जातियों में, जंतुओं से पौधों में और सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा तीनों, यानी पहला, दूसरा, तीसरा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, डी ऑप्शन। पुनर्युगल डीएनए तकनीकों के द्वारा किसी जीवाणु के जीन को, जो जीन है, इसको मक्के के पौधों में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस तकनीक के द्वारा जीनों को पौधों के विभिन्न जातियों में तथा सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में भी स्थानांतरित किया जा सकता है। 4 नंबर है, पुनर्युगल डीएनए तकनीक के चरण नीचे दिए गए हैं। आनुवांशिक पदार्थों की पहचान एवं पृथक्करण, डीएनए का विखंडन, बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति, प्रवाहिका प्रक्रिया, डीएनए खंड को वाहक में जोड़ना, इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण, रुचि वाले जीन का परिवर्धन, और इसके बाद है पुनर्युगल डीएनए का पोषी कोशिका या जीव में स्थानांतरण। चरणों का सही अनुक्रम क्या है आप बताइए। तो चरणों का जो सही अनुक्रम है वो है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, इसको एक बार आप मतलब व्यवस्थित कर लीजिएगा। चलिए मैं कर देता हूं। ठीक है, अगर बात करें तो किसी जीव से वांछित जीवों का अगर बात करें तो विलगन, क्लोनर और किसी अन्य जीव में उनका स्थापन पुनर्युगल डीएनए प्रौद्योगिकी कहलाता है। इस प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही अनुक्रम जो है, पहला चरण है आनुवांशिक पदार्थों की पहचान एवं पृथक्करण, डीएनए का विखंडन, इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण, रुचि वाले जीन का परिवर्धन, डीएनए खंड को वाहक में जोड़ना, पुनर्युगल डीएनए का पोषी कोशिका या जीवों में स्थानांतरण और बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति, इसके बाद प्रवाहिका प्रक्रिया। 5 नंबर है, वैज्ञानिक डीएनए अणुओं को, चाहे वे अणुओं के किसी भी स्रोत से हो, इच्छानुसार अलग अलग काट और एक साथ जोड़ सकते हैं। कारण आर, डीएनए के टुकड़ों को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तथा डीएनए लाइगेज का उपयोग कर जोड़ा तोड़ा जा सकता है। तो इनमें से जो सत्य कथन है कौन सा है आप बताइए। तो देखिए, अगर बात करें तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, यानी दोनों, ठीक है, जैसे दोनों ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही कारण है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इसके द्वारा डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा टुकड़ों में खंडित तथा डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा इन डीएनए के खंडों को परस्पर जोड़ा जा सकता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को सर्वप्रथम नाथन्स एवं स्मिथ ने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणुओं से प्राप्त किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। कौन सा जोड़ा जो है, पेयर जो है सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, जो पेयर सही है वो है आपका लाइगेसेज का संबंध आणविक सीवनकार से दिया गया है, यानी सी ऑप्शन। लाइगेसेज एंजाइमों के ऐसे वर्ग को कहते हैं जो सहसंयोजक बंध बनने की क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। लाइगेसेज जैविक अणुओं जैसे डीएनए आदि के संश्लेषण और खंडित जैविक अणुओं की मरम्मत आदि कार्यों के लिए जो है सक्रिय होकर इन्हें परस्पर जुड़ने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। लाइगेसेज को आणविक सीवनकार या सीनने वाला जो है कहा जा सकता है। 7 नंबर है, समाचारों में आने वाला केस9 प्रोटीन क्या है। केस9 प्रोटीन, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। केस9 जो प्रोटीन है, लक्ष्य साधित जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैंची, यानी ऑप्शन ए। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। केस9 प्रोटीन जो है ये लक्ष्य साधित जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैंची है। इसका मुख्य कार्य डीएनए को काटना है। स्पष्ट है कि यह कोशिका के जीनोम में परिवर्तन करने में सक्षम है। जीन संपादन की क्रिस्पर या केस9 तकनीकों में क्रिस्पर डीएनए अनुक्रमों के नियमित पुनरावृत्ति पैटर्न को दर्शाता है, जिसमें प्रत्येक पुनरावृत्ति के बाद के स्पेसर डीएनए खंड को जो है एडिट करने के लिए केस9 नामक संशोधित प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा किसी कोशिका के डीएनए को निर्धारित स्थान पर काटकर जीनों को हटाया या नए जीनों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है तथा कोशिका में अपेक्षित प्रतिरोधी लक्षण प्राप्त किए जा सकते हैं।
8 नंबर है, आरएनए अंतरक्षेप या आरएनए इंटरफेरेंस प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है, क्यों? बताइए, क्यों लोकप्रियता जो है हासिल कर ली है? आरएनए अंतरक्षेप या आरएनए इंटरफेरेंस प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता जो है हासिल कर ली है, क्यों कर ली है? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह जीन अनिव्यक्तिकरण यानी जीन लाइसेंसिंग रोगोपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है। इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। लेकिन तीसरा जो स्टेटमेंट है, इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोगोपचार के विकसित के लिए यानी रोग उपचार के विकसित करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। चौथा सही है, ऐसे या इसे ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी हो। यानी पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। देखिए, आरएनए अंतरक्षेप एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें आरएनए अणु लक्षित एमआरएनए अणुओं को निष्प्रभावी कर जीन अभिव्यक्ति को बाधित करते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें तो यह प्रौद्योगिकी जीन मतलब कि अभिव्यक्तिकरण यानी जो साइलेंसिंग है, जीन साइलेंसिंग रोगोपचारों के विकास में प्रयुक्त होती है। इसे कैंसर रोगियों के उपचार में भी प्रभावी पाया गया है। साथ ही इसका जो विषाणु रोगजनकों के लिए जो प्रतिरोधी फसल है पादपों के विकास में भी प्रयोग किया जा रहा है। हार्मोन प्रतिस्थापन रोगोपचार के विकास में आरएनए अंतरक्षेप का कोई योगदान नहीं है, इसलिए पहला दूसरा कथन सही है। 10 अगस्त 2018 को यूएसए फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पहली बार आरएनए इंटरफेरेंस आधारित उपचार को स्वीकृति जो है प्रदान की गई। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर, मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण का प्रयोग किस लिए होता है? बताइए, प्राकेंद्रिक स्थानांतरण का प्रयोग किस लिए होता है? तो संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध के लिए। डी ऑप्शन। मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण का प्रयोग संतान में होने वाले सूत्रकणिका संबंधी आनुवांशिक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, आनुवांशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे 2 कथन है, बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसमें पहला कथन जो दिया गया कि अंडों के अंतःपात्र यानी इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन चिकित्सा के द्वारा सूत्रकणिका रोगों को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। ऑप्शन जो ए है, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रियल रोग क्रॉनिक या दीर्घकालिक आनुवांशिक अक्सर विरासत में मिले विकार होते हैं, डिजीज होते हैं। यह तब होता है जब माइटोकॉन्ड्रिया शरीर को ठीक से काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उत्पादन में असफल रहता है। अंडों के इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा के द्वारा माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रियल रोग जन्मजात तथा बढ़े उम्र दोनों स्थिति में हो सकते हैं। 11 नंबर है, कथन ए, डॉली सर्वप्रथम क्लोन की गई स्तनी थी, कारण डॉली पात्रे निषेचन के द्वारा उत्पन्न की गई थी। तो ए सही है परंतु आर गलत है, पात्रे निषेचन के द्वारा उत्पन्न नहीं की गई थी। देखिए, डॉली नामक भेड़ के क्लोन का जन्म स्कॉटलैंड स्थित रॉसलिन इंस्टीट्यूट में 5 जुलाई 1996 को इयान विल्मोट, कीथ कैंपबेल और उनके सहयोगियों के प्रयास से संभव हुआ था। वयस्क काई कोशिकाओं से जन्मा यह विश्व में किसी क्लोन स्तनधारी जीव का प्रथम क्लोन था। 2003 में फेफड़ों की बीमारी के कारण डॉली की मृत्यु हो गई थी। डॉली को पारंपरिक क्लोनिंग तकनीक के द्वारा जो विकसित किया गया था, न कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बांझपन दूर करने की कारगर तकनीक मानी जाती है। 12 नंबर, एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डॉली के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है?
एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डॉली के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉली 1998 में पैदा हुई थी, यानी सी जो है तथ्य सही नहीं है। 13 नंबर है, निम्न में से कौन मनुष्य के द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव है? कौन मनुष्य के द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव है? तो डॉली, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है? सफल क्लोन्ड जानवर है, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। सेम प्रश्न सेम जवाब, सही जवाब है भेड़, डी ऑप्शन। 15, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? कौन पहला सफल क्लोन जंतु था? आपको मालूम है भेड़, ऑप्शन ए। 16 नंबर है, NDRI करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस जानवर का दूसरा क्लोन विकसित किया था? NDRI करनाल के वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस जानवर का दूसरा क्लोन विकसित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा भैंस, बी ऑप्शन। ठीक है, अगर बात करें तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के वैज्ञानिकों ने फरवरी 2009 में विश्व में भैंस के पहले क्लोन समरूपा बछड़े को विकसित किया था। NDRI के ही वैज्ञानिकों ने 2009 में भैंस के दूसरे क्लोन गरिमा का जन्म कराने में सफलता प्राप्त की थी। 17 नंबर है, गरिमा सेकंड नाम है किसका? गरिमा सेकंड नाम है एक किसका? तो याद रखिएगा क्लोन भैंस का नाम जो था गरिमा सेकंड रखा गया था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अगस्त 2010 में भैंस का गरिमा सेकंड नाम एक क्लोन विकसित करने में सफलता प्राप्त की थी। जनवरी 2013 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में क्लोन भैंस गरिमा सेकंड ने महिमा नामक एक स्वस्थ मादा बच्चे को जन्म दिया था। 18, किस देश में पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया जो अंदर बाहर सब हरा है? किस देश में पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया जो अंदर बाहर सब हरा है? इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, ताइवान, यानी डी ऑप्शन। 2006 में नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी के एक शोध दल के द्वारा पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया। दमकते हुए हरे प्रोटीन को सुअर के भ्रूण में डालकर 3 नर ट्रांसजीनी सुअर पैदा किए गए। 19 नंबर है, इंजॉज नाम है विश्व के प्रथम क्लोन का। इंजॉज किस क्लोन का नाम है? तो याद रखिएगा ऊंट का, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दुबई स्थित ऊंट प्रजनन केंद्र में दुनिया की पहली मादा क्लोन ऊंट वर्ष 2009 में विकसित की गई थी। इस क्लोन ऊंट का नाम इंजॉज रखा गया था। क्या रखा गया था? इंजॉज रखा गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 20, जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। यह कथन जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्लोन के संदर्भ में। देखिए, किसी भी जीवधारी से उसके जैसा हुबहू जीवधारी प्राप्त किया जाए तो इसे क्लोन कहते हैं। ये अलैंगिक विधि के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जो प्रायः अपने मातृ जीव के समरूप होते हैं। क्लोन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। एक समान जुड़वा क्लोन नहीं होते, जबकि एक जीव के 2 क्लोन समान होते हैं। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्न को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।